फाहिम और मायशा की कहानी। फाहिम बहुत दिनों बाद घर लौटा था। शादी के तुरंत बाद अपनी नवविवाहित पत्नी के साथ सुहागरात बिताकर वो अगले ही दिन दोपहर को घर छोड़कर चला गया था। उसकी शादी के लिए सहमति नहीं थी। पिता के जोर देने पर उसे शादी करनी पड़ी थी। एक दिन अचानक ही कबीर साहब ने अपने बेटे की शादी तय कर दी। अनाथालय के निरीक्षण के दौरान उन्हें एक लड़की पसंद आई। लड़की का नाम मायशा था। उसके 3 कूल में कोई नहीं था। वह अनाथालय में ही पली बढ़ी थी। लड़की उनके सामने चाय लेकर गई थी। देखते ही उन्होंने उसे पसंद कर लिया। उन्होंने मदरसे की लाबोनी मैडम के पास अपने बेटे के लिए शादी का प्रस्ताव रखा। खानदानी घर, बेटे का चरित्र अच्छा था। वह एक नामी कंपनी में अच्छी सैलरी वाली नौकरी करता था। बेटे की उम्र 30 पार नहीं हुई थी। अगर किस्मत अच्छी रही तो सरकारी नौकरी भी मिल सकती थी। लाबोनी मैडम ने तुरंत एक जरूरी मीटिंग बुलाई। अनाथालय के महत्वपूर्ण पदों पर बैठे सभी लोगों ने मायशा की किस्मत की खूब तारीफ की। बात पक्की हो गई। शादी की तैयारियां शुरू हुईं। शादी में लड़के वालों की तरफ से ज्यादा लोग नहीं आए, लेकिन अनाथालय के सभी लोगों ने खूब आनंद लिया। शादी के बाद मायशा अपनी ससुराल आ गई। उसकी सास फरीदा माँ खुद उसे साथ लेकर पूरा घर घुमाने लगी। 18 कट्ठा जमीन पर बना 3 मंजिला घर था। ऊपर की 2 मंजिलों पर 4-4 कुल 8 कमरे सोने के लिए थे। कमरों के साथ अटैच बाथरूम और बालकनी थी। निचली मंजिल का बड़ा हिस्सा बैठने की जगह था, जहां सोफे लगे थे। पश्चिम की ओर रसोई घर और उसके सामने खाने की मेज थी। सब कुछ बहुत करीने से सजाया हुआ था। फरीदा उसे सब कुछ दिखा रही थीं और ये सब बनाने में कितना खर्च हुआ उसका ब्यौरा दे रही थीं। घर के बाकी सब लोगों की उपेक्षा करते हुए वो ये काम कर रही थीं और किसी ने भी उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं की। शिष्टाचारवश किसी ने ये भी नहीं कहा, माइनस लड़की अभी अभी आई है, बाद में आराम से देख लेगी। घर देखने का ये तरीका मायशा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो अच्छी तरह समझ रही थी कि फरीदा उसे अपना रुतबा दिखाना चाहती थीं। वो बहुत बारीकी से उसे यह दिखाना चाहती थीं कि वे और मायशा एक नहीं हैं। उसका स्थान बहुत नीचे है, उनके नौकर चाकरों के करीब। रात होते ही मायशा को फाहिम के कमरे में भेज दिया गया। सुहागरात में पति पत्नी अलग नहीं रहते, लेकिन उनकी सुहागरात में कोई खास बात नहीं हुई। फाहिम ने कहा, अगर इन साड़ी गहनों में रहने में परेशानी हो रही है तो बदल लो, बाथरूम उधर है। फाहिम बालकनी में चला गया। मायशा क्या करे समझ नहीं पाई। चुपचाप पलंग पर बैठी रही। रात वैसे ही गुजर गई। फाहिम कमरे में नहीं आया। अगले दिन दोपहर के खाने के तुरंत बाद फाहिम घर छोड़कर चला गया था। फरीदा ने कहा था माइनस ऑफिस के काम से बाहर गया है, बहुत जल्दी लौट आएगा। जाने के बाद फाहिम ने मायशा से किसी तरह का संपर्क नहीं रखा। उसने कानाफूसी में सुना था कि शादी में फाहिम की मर्जी नहीं थी। पिता के जोर देने पर वो शादी के लिए राजी हुआ था। ये सब सुनकर दुख हुआ, पर उसने जाहिर नहीं किया। फाहिम जैसा सुदर्शना युवक उसके जैसी एक साधारण लड़की को क्यों पसंद करेगा? उसमें क्या है? कुछ नहीं। माता पिता की पहचान नहीं जानती, अनाथालय में पली बढ़ी हूं, ठीक से पढ़ाई नहीं हुई है, किसी तरह दाखिल परीक्षा दी थी, पास नहीं हो पाई थी। ऐसी लड़की को कोई क्यों पसंद करेगा? मायशा बात नहीं बढ़ाती, शिकायत नहीं करती, चुपचाप उस घर में पड़ी रहती है। घर के सभी लोगों का व्यवहार बहुत अच्छा है। वो काफी अच्छे दिन गुजारती है, खाती पीती है, कामकाज करती है। फाहिम को लेकर उसे कोई चिंता नहीं दिखाई देती। ऐसा लगता है जैसे वो शादी की बात को पूरी तरह भूल गई है। समस्या तब शुरू हुई जब फाहिम घर लौटा। उसके आते ही फरीदा मायशा के पास आईं। कोमल आवाज में बोलीं, कल तुम्हारी बहू भात है, मैंने छोटे तौर पर इंतजाम किया है। इतने दिनों तक तरह तरह की व्यस्तताओं के कारण यह कार्यक्रम बाकी रह गया था। फाहिम भी घर पर नहीं था। सब कुछ मिलाकर ये हो नहीं पाया था। आखिरकार कल की तारीख तय की गई है। तुम्हारे ससुर के ऑफिस के कुछ लोग आएंगे, बाकी हमारे रिश्तेदार। मायशा ने कुछ नहीं कहा, सिर झुकाए रही। फरीदा ने उसके सिर पर हाथ फेरा। मायशा के गले में सोने का एक हार पहनाते हुए कहा, मेरे पिता ने मुझे ये हार दिया था, कल तुम ये हार पहनना, ठीक है? बहू भात के कार्यक्रम में मायशा ने वो हार पहना। अचानक उसका मन डोल उठता। इतने सुंदर श्रृंगार में उसने खुद को पहले कभी नहीं देखा था। सब कुछ ठीक चल रहा था। दिक्कत तब हुई जब हार खो गया। फरीदा ने गुस्से में आकर हुक्म दिया, माइनस फाहिम मायशा को तलाक दे दे। फाहिम ने कुछ नहीं कहा, बिल्कुल चुप रहा। उस रात मायशा ने पहली बार फाहिम के शरीर पर हाथ रखा। धीमी आवाज में बोली, सिर्फ एक गहना खो जाने के कारण मुझे तलाक दे देंगे? जीवन भर का एक रिश्ता यूं ही टूट जाएगा। फाहिम ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। करवट लेकर सो गया। मायशा और क्या कहे समझ नहीं पाई। दिल पर पत्थर रखकर आंखें बंद कर लीं। अगले दिन सुबह कबीर साहब ध्यान से खाना खा रहे थे। खाना रोककर सख्त आवाज में बोले, फाहिम की मां, मुझे लगता है तुम अब हद पार कर रही हो। एक मामूली सी बात पर इतनी बातों का कोई मतलब नहीं है। फरीदा बोली, मामूली बात? तुम इसे मामूली बात कह रहे हो? मेरे पिता का दिया हुआ सोने का हार इस लड़की ने खो दिया है। अगर ये घर में रही तो न जाने और क्या क्या करेगी। पिता के दिए हार से अगर इतना ही प्यार था तो मायशा को उपहार क्यों दिया था? एक बार में दे नहीं दिया था, पहनने के लिए दिया था। अगर मैं जानती कि ये एक अशुभ है तो कभी नहीं देती। उन्होंने मुंह बनाकर अपना काम करना शुरू कर दिया।
काम के बीच में बोलीं, फाहिम, समय निकालकर वकील से बात कर लेना। इस मामले में मैं अब और कोई झमेला नहीं चाहती। मायशा ने रोटी तोड़कर मुंह में डाली। भूख से उसका पेट चू चू कर रहा था। लग रहा था जैसे आते तक हजम हो जाएंगी। खाने के बाद उसने एक गिलास पानी पिया। दरवाज़ा भींचकर वो बालकनी में जाकर बैठ गई। फाहिम घर पर नहीं है, ऑफिस गया है। कब लौटेगा बताकर नहीं गया। उसने तय किया कि फाहिम लौटेगा तो उससे बात करेगी, फिर जो होगा देखा जाएगा। इस तरह चिंता में रहने का कोई मतलब नहीं है। जीवन ने उसे बहुत घाव दिए हैं, उसने सब सहा है, ये भी सह लेगी। फाहिम उस दिन घर नहीं लौटा। अगले दिन दोपहर को घर का कामकाज खत्म हो चुका था। मायशा बालकनी में बैठकर डायरी के पन्ने पलट रही थी। ये डायरी ही उसके सुख दुख की साथी थी। मन की सारी बातें डायरी में लिख लेती है। लिखते लिखते कभी उसकी आंखें भीग जाती हैं, कभी वो बहुत हंस पड़ती है। वो थोड़ा झुककर कुछ लिख रही थी। ठीक तभी सबिता ने उसके कंधे पर हाथ रखा। रिश्ते में वो मायशा की चाची सास थीं। उन्होंने कुछ अलग ही लहजे में कहा, क्या बताऊं, किसके मन में कब क्या चलता है समझा नहीं जा सकता। फाहिम कल रात घर लौटा था। लौटते ही भाभी ने उसे भेज दिया। मायशा बहुत हैरान हुई, आश्चर्य से बोली, फाहिम घर आए थे? कहाँ, मैंने तो देखा नहीं। कमरे तक आ पाते तब न देखती। आजकल तो तुम कमरे से बाहर ही नहीं निकलती। आप जानती हैं उन्हें कहाँ भेजा गया है? क्यों नहीं जानूंगी, जानती हूं। फाहिम को भाभी के भाई के पास भेजा है, रिपा को लाने के लिए। रिपा कौन है? बुरा न मानिएगा पर मैं आपकी बात समझ नहीं पा रही हूं। सबिता जमीन पर बैठ गईं। वो बड़े आराम से बैठीं। आवाज धीमी करके बोलीं, फाहिम की शादी को लेकर भाभी और उनके भाई में झगड़ा हुआ था, इसलिए इतने दिनों से उनके परिवार से कोई इस घर में नहीं आया था। भाभी का भाई चाहता था माइनस फाहिम की शादी उसकी बेटी से हो। भाभी भी यही चाहती थीं, लेकिन बड़े भाई साहब कभी राजी नहीं थे। अब्बू राजी क्यों नहीं थे? रिपा ज्यादा घरेलू लड़की नहीं है, उसका मन घर में नहीं टिकता। बड़े भाई साहब कहते हैं ऐसी लड़की घर संसार नहीं संभाल पाएगी। मायशा ने कोई जवाब नहीं दिया, चुप रही। न चाहते हुए भी उसके मन में एक डर समा गया। मन कह रहा था माइनस फरीदा ये सब जानबूझकर कर रही हैं। गहना खो जाने के बहाने उसे हटाकर रिपा को बेटे की बहू बनाना चाहती हैं, या फिर खुद ही अपना गहना चुरा लिया है ताकि उसे हटा सकें। कोई माँ ये नहीं चाहेगी कि उसका बेटा शादीशुदा जीवन में दुखी रहे। फाहिम शादी के अगले दिन घर छोड़कर चला गया था। उन्होंने शायद सोचा होगा माइनस बेटा इस शादी से खुश नहीं है, इसलिए उसे छुटकारा दिलाना चाहती हैं। इस घर के बाहर मायशा की कोई पहचान नहीं है, माँ बाप का नाम भी ठीक से नहीं जानती। गरीब परिवार की लड़की को कोई बेटे की बहू नहीं बनाना चाहता, और ये तो अनाथ है। सबिता ने मायशा के हाथ पर एक हाथ रखा। कोमल आवाज में बोली, चिंता मत करो, किस्मत में जो लिखा है वही होगा। वो हल्की सी हंसी। सबिता उठकर चली गईं। उनका चेहरा हंसमुख था, जैसे किसी बात पर बहुत मजा आ रहा हो। मायशा हिली नहीं, वहीं बैठी रही। उसका सीना भारी हो रहा था। चिल्लाकर रोने का मन कर रहा था, पर रो नहीं पा रही थी। आंखों से पानी नहीं निकल रहा था, दम घुट रहा था। इस पल अगर वो इस घर से बाहर निकल पाती तो शायद थोड़ी शांति मिलती, पर कहाँ जाएगी? उसके पास जाने की कोई जगह नहीं है, हाथ में पैसा नहीं है, मन में साहस नहीं है, तो बस डर और हार मानकर एक पराजित सैनिक की तरह जीने का इतिहास। वो लड़ना नहीं जानती, कड़वी बात के जवाब में बात नहीं कर सकती, बस सिर झुकाकर रोती है, सीने को चीरकर लंबी आह भरती है। जीवन से उसकी कोई खास चाहत नहीं है, वह बस शांति से जीना चाहती है, पेट भर 2 वक्त खाना चाहती है, बस इतना ही। लेकिन उसे ये इतना भी कभी नहीं मिला। जन्म से ही उसने खाने का कष्ट सहा है, लोगों की बातें सुनकर बड़ी हुई है। जीवन अब उसके लिए उदासी के सिवा और कुछ नहीं है, फिर भी वो जीना चाहती है। मायशा सुमोना के कमरे की ओर दौड़ी। सुमोना सबिता की बेटी है, फाहिम की चचेरी बहन। उसने सुमोना के हाथ पर हाथ रखा, नरम आवाज में बोली, एक सच बात बताओगी, अब्बू ने फाहिम की शादी मेरे जैसी लड़की से क्यों की? सुमोना ने जवाब नहीं दिया, उठकर खड़ी हुई, चारों ओर देखकर बोली, भाई का एक लड़की से रिश्ता था। कुछ महीने पहले लड़की ने आत्महत्या कर ली। लड़की ने ऐसा क्यों किया यह हम में से कोई नहीं जानता, लेकिन ये मामला बहुत बढ़ गया था। इस पर घर में पुलिस तक आई थी। भाई को थाने बुलाया गया था। हालांकि आखिर में यह साबित हुआ कि उस घटना से भाई का कोई संबंध नहीं था। तब से ही भाई कुछ अलग सा हो गया है। ठीक से बात नहीं करता, घर में किसी को समय नहीं देता, सारा दिन काम में लगा रहता है। फिर भाई की हालत ठीक करने के लिए चाचा ने शादी की कोशिश की, लेकिन उस घटना के बाद भाई शादी के लिए राजी नहीं होता। मुझसे शादी करने के लिए कैसे राजी हुए? वैसे भाई का मन बहुत अच्छा है, वो दूसरों का कष्ट सहन नहीं कर सकता। चाचा ने शायद सोचा होगा माइनस तुम्हारी शादी उससे होगी तो वो तुम्हें स्वीकार कर लेगा। इसके अलावा उन्होंने इससे पहले भी कई लड़कियों से भाई की शादी तय की थी। शादी से पहले भाई उन लड़कियों के परिवार से बात करके शादी तोड़ देता था। मायशा ने और कुछ नहीं पूछा, शून्य आंखों से आसमान की ओर देखती रही। पश्चिम का आसमान लाल हो गया था। थोड़ी देर में शाम होने वाली थी। पक्षी घर लौटने की जल्दी में जोर जोर से पंख फड़फड़ा रहे थे। उसे देखना अच्छा लग रहा था। फाहिम 2 दिन बाद लौटा।
लौटते ही फरीदा से झगड़ा शुरू हो गया। फाहिम रिपा को साथ लेकर नहीं लौटा था, यहाँ तक कि मामा के घर भी नहीं गया था। फरीदा के झगड़े से बचकर फाहिम अपने कमरे में घुसा। मायशा तब ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी बाल संवार रही थी। उसने फाहिम को देखकर सिर पर पल्लू खींच लिया। फाहिम ने कहा, कोई समस्या? मायशा ने सिर हिलाया, जिसका मतलब हाँ भी हो सकता था और नहीं भी। फाहिम कुछ देर उसकी ओर देखता रहा। पलंग पर बैठते हुए बोला, इन 2 दिनों में घर में क्या हुआ? माँ ने तुमसे और कुछ नहीं कहा? माँ मुझसे और क्या कहेंगी? कुछ नहीं कहा। सुना है वकील से बात की है। इस बारे में तुम्हें कुछ नहीं कहना है? मैं और क्या कहूं? मेरी बात का क्या फायदा? फाहिम उठकर उसके सामने खड़ा हो गया। अत्यंत कोमल आवाज में बोला, कुछ फायदा नहीं होता, है ना? मायशा क्या कहे समझ नहीं पाई, चुप रही। फाहिम बोला, पिछले दिन तुमने मुझसे कुछ बातें कही थीं, मन से कही थीं या यूं ही? क्या कहा था, याद नहीं? सिर्फ एक गहना खो जाने के कारण मुझे तलाक दे देंगे? जीवन भर का एक रिश्ता यूं ही टूट जाएगा, माइनस ये बातें कही थीं। मायशा ने सिर नीचे कर लिया, रोती हुई आवाज में बोली, मेरा जीवन ऐसा ही है। कैसा है तुम्हारा जीवन? बहुत दुखों से भरा? खास कुछ नहीं। माँ बाप से बिछड़ी अनाथ लड़की का जीवन जैसा होता है वैसा ही। नदी के पानी में बहने वाली जलकुंभी जैसा, जो पानी के बहाव के साथ चलते चलते कभी कभार मिट्टी को छू लेती है, फिर किसी और धारा में बह निकलती है। फाहिम ने एक छोटी सी सांस ली। धीमी आवाज में बोला, हम हमेशा अपने दुख को ही सबसे ज्यादा मानते हैं। बेशक इसका कारण भी है, अपना दुख खुद को ही उठाना पड़ता है। आपके जीवन में दुख है, नहीं लगता? जबकि मेरे दुख के सामने तुम्हारा दुख फीका पड़ जाएगा। मायशा ने आश्चर्य से देखा। हल्की आवाज में बोली, सुमोना ने मुझे बताया था, आपका मेरी प्रेमिका ने आत्महत्या की और तब से मैं बदल गया हूं। उसने सिर हिलाया। फाहिम बोला, क्यों किया था, बताया है? नहीं, उसने वो सब नहीं बताया। उसने कहा, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं जानती। तुम जानना चाहती हो? सुनोगी मुझसे? दुनिया की कोई भी लड़की पति के मुंह से उसकी पूर्व प्रेमिका की कहानी नहीं सुन सकती। फिर भी उसका सुनने का मन कर रहा है। बहुत जानने का मन कर रहा है कि लड़की ने आत्महत्या क्यों की थी। ऐसा क्या हुआ था कि अपने ही हाथों अपनी जान देनी पड़ी, लेकिन वो अपने मन की इच्छा जाहिर नहीं कर पाई। चुप हो गई। फाहिम बोला, आज रहने दो, बाद में किसी दिन बताऊंगा। क्या तुम चाय बना सकती हो? बना सकती हूं। आप पिएंगे? मायशा जोर से हंस पड़ी। हंसते हंसते बोली, मैं पढ़ाई में उतनी अच्छी नहीं थी, परीक्षा में पास भी नहीं हो पाई थी, इतनी सारी बातें नहीं जानती। जानने की इच्छा हो तो मुझे बता सकती हो, स्कूल में भर्ती करा दूंगा। जितना मन करे पढ़ाई करना। मायशा बोली, कुछ दिनों में तलाक हो जाएगा, अब इन सब की क्या जरूरत? ये बातें कहकर वह कमरे से बाहर निकल गई। सीधी रसोई घर में गई। चूल्हे पर चाय का पानी चढ़ाया। अचानक ही उसके सीने में दर्द होने लगा, आंखों में पानी आ गया।